गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि। हमने पिछले चैप्टर्स में जन संसाधन के बारे में पढ़ा था, जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, जिसे हम मानवीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है वो देश के लिए संसाधन का कार्य करता है, मैंने आपको बताया था। वो वाले मनुष्य जो कुशल होते हैं, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, जो तंदुरुस्त होते हैं, जो ज्ञान रखते हैं, शिक्षित होते हैं, वो देश के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। इसी तरह से भूमि भी एक संसाधन है, क्योंकि हम भूमि का उपयोग करते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, कृषि करते हैं, और इसके साथ साथ भूमि का उपयोग हम उद्योग लगाने के लिए भी करते हैं। तो कई तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि एक संसाधन का कार्य करती है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है। वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो भूमि के ऊपर हम जैसे अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। इसी तरह हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भूमि का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है। भूमि का वर्गीकरण भू राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। एक भू राजस्व विभाग होता है, दूसरा भू सर्वेक्षण विभाग होता है। जो राजस्व विभाग होता है, ये इसका कार्य होता है स्वामित्व और खेती संबंध में भूमि का रिकॉर्ड रखना। अगर किसी की घर की भूमि है, या फिर कोई वहाँ पे रह रहा है, या उद्योग लगा रहा है, या फिर कृषि कर रहा है, तो इस तरह से अलग अलग भूमि का वो रिकॉर्ड रखते हैं। और इसके लिए उन्होंने कक्ष भी बनाया हुआ है, जहाँ पर वो रिकॉर्ड रखा जाता है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग जो रिकॉर्ड रखते हैं, वो एक कक्ष में रखा जाता है पूरा रिकॉर्ड। ये भूमि का वर्गीकरण करते हैं। राजस्व का मतलब होता है पैसा, टैक्स वगैरह जहाँ इस भूमि के ऊपर बनते हैं उनको लेते हैं। तो इसका कार्य जो होता है भू राजस्व विभाग का, भूमि का वर्गीकरण भी किया जाता है, और उसके ऊपर टैक्स आदि का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। दूसरा होता है भू सर्वेक्षण विभाग, जो भारत के भूमि के नक्शे बनाते हैं। और ये नक्शे बनाने वाली, सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी होती है, जहाँ पर जो ये सारा कार्य करती है। भूमि के नक्शे, भारत की जो एक्चुअल मुख्य भूमि है उसको देखती है और उसके नक्शे तैयार करती है। आपने अपनी बुक में भी कई बार देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा भू राजस्व विभाग के द्वारा नक्शा। अगर कोई आप देखते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है भू राजस्व विभाग या फिर भू सर्वेक्षण विभाग। तो ये जो भू सर्वेक्षण विभाग होता है, इसके जो नक्शे होते हैं, इसका जो भूमि का रिकॉर्ड होता है, ये बिल्कुल भी कम अधिक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही होता है, ये बिल्कुल एकदम से स्थायी होता है। लेकिन जो भू राजस्व विभाग है, क्योंकि उसके दो कार्य हैं, वो भूमि का वर्गीकरण भी करता है, साथ साथ भूमि के ऊपर राजस्व का भी रिकॉर्ड रखता है। तो इसलिए उनके जो नक्शे होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो कम या अधिक हो सकता है, लेकिन भू सर्वेक्षण विभाग का रिकॉर्ड स्थायी होता है, वो कभी कम अधिक नहीं होता। इस लेसन के अंदर हम भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाया गया भूमि का जो वर्गीकरण है उसके विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि भूमि का उपयोग हम कई चीज़ों में करते हैं, रहने के लिए, वनों में, उपवन में, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए। तो यही जो वर्गीकरण है भू राजस्व विभाग के द्वारा किया गया है। जैसे सबसे पहला वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र वो वाला क्षेत्र जहाँ पर भू राजस्व विभाग ने उस भूमि को ये कहा गया है कि इस भूमि के ऊपर वन लगाने हैं। और ये दो तरह का हो गया, एक तो होता है वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। दो तरह के क्षेत्र हो गए, एक तो है वर्गीकृत वन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र, और दूसरा है वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक तो क्षेत्र वर्गीकृत है जो राजस्व विभाग ने वर्गीकृत करके दिया है, दूसरा वो भी है जहाँ पर एक्चुअल में वन लगे हुए हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहाँ पर वन विकसित हो सकते हैं, लेकिन
जो हमारे वन एक्चुअल में लगे हुए हैं वो वास्तविक वन क्षेत्र कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है जिस जगह पर उन्होंने वन के लिए वर्गीकृत किया है उसको उस पर वन ही लगे होंगे, वो कुछ भूमि ऐसी भी होगी किसी और कार्य में भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने विभाजित तो की है, हो सकता है वो खाली पड़ी हो, तो इसलिए वास्तविक वन क्षेत्र भी अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बंजर व व्यर्थ भूमि। कुछ ऐसी भूमि भी होती है जो बंजर होती है। ये भूमि वो है जहाँ पर मरुस्थल होते हैं, जिसका पहाड़ी क्षेत्र होता है या फिर घाटियाँ होती हैं जहाँ हम लोग नहीं जाते हैं, वो भूमि बड़ी बड़ी बंजर हो जाती है, उसको हम कहते हैं बंजर। और व्यर्थ पड़ी हुई भूमि जिसके ऊपर कृषि या कोई और कार्य नहीं किया जाता, वो व्यर्थ पड़ी हुई है, उसे अपनाया नहीं जाता क्योंकि वो मरुस्थलीय भूमि है या पर्वतीय भूमि है। इस तरह से उस भूमि को हम क्या कहेंगे, बंजर और व्यर्थ भूमि। अगला है नेक्स्ट है जो हमारा वो है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य मतलब वो वाले कार्य जो कृषि से रिलेटेड ना हो, जैसे दुकानें हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, तो ऐसी चीज़ें जब लगाई जाती हैं तो उसे गैर कृषि कार्य कहते हैं और उस में प्रयुक्त हुई भूमि को बोलते हैं गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य, 3 तरह के कार्यकलाप बताए थे मैंने आपको। और अगर प्राथमिक कार्य है तो उसे कहेंगे कृषि। कृषि एक प्राथमिक कार्य है। अगर द्वितीय और तृतीय कार्य हैं तो उसमें आएंगे उद्योग या सेवाएं, जैसे सड़क परिवहन की सेवाएं, और इसके अलावा डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, ये सारी सेवाएं कहलाती हैं। बैंकिंग है। अगर प्राथमिक कार्य में ना उपयोग हो और उसके अलावा द्वितीय और तृतीय कार्य में उपयोग हो तो उसे कहेंगे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, जो कृषि के बिना दूसरे कार्य में प्रयुक्त की जाती है उसे गैर कृषि कार्य। जैसे आप देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें बस्तियां, ग्रामीण या शहरी, और इसके साथ सड़कें, अवसंरचना, सड़कें या नहरें, उद्योग, दुकानें हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। द्वितीय एवं तृतीय कार्यकलाप में वृद्धि से इस संवर्ग में भूमि उपयोग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आजकल प्राथमिक कार्य कम होता जा रहा है, द्वितीय और तृतीय कार्य में लोग ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, इसलिए इस कार्य में भूमि ज़्यादा वृद्धि हो रही। भूमि की स्थायी चरागाह क्षेत्र, इस प्रकार के अतिरिक्त भूमि वो होती है जहाँ पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है चरागाहों में, और जो छोटे छोटे भाग होते हैं वहाँ पर लोगों का अपना स्वामित्व होता है, लोगों की निजी भूमि होती है, तो छोटे छोटे चरगाह बना लेते हैं। लेकिन जो बड़ा चरगाह होता है जहाँ पर लोग बड़े मात्रा में पशुपालन करते हैं तो वो स्थायी चरगाह होती है, उसमें हम कुछ और नहीं बना सकते हैं, उसको भी भू राजस्व विभाग ने विभाजित करा है। विविध तरु फसलें व उपवन, जहाँ पर जो वो वाली भूमि जहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए हैं या बगीचे बना रखे हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। कई तो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी हैं आपके सामने। हमने पिछले 11th क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ा था कि इतनी भूमि पर राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं और ये भूमि वनों के अधीन है जहाँ पर वन लगाए गए हैं। तो ऐसे भू राजस्व विभाग द्वारा डिवाइड किए गए हैं, जो वर्गीकरण किया गया है उसमें विविध तरु फसलें व उपवन के अंतर्गत भूमि अलग से उन्होंने डिवाइड की है, जिसके अंदर सिर्फ बाग बगीचे लगाने हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाने हैं और फलदार वृक्ष लगाने हैं। तो ये यहाँ पर जो निवल बोया गया क्षेत्र होता है वो सम्मिलित नहीं किया जाता। निवल बोया गया क्षेत्र मतलब वो वाला क्षेत्र जहाँ पर फसल बोई जाती है और काटी जाती है, उसे हम निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसे शुद्ध भी बोलते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर फसलों को बोया जाता है और काटा जाता है, तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसमें सिर्फ वृक्ष, जो फलदार वृक्ष है और जो उद्यान है जहाँ पर बाग बगीचे लगे हुए हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वो भूमि जो पिछले 5 वर्ष से अधिक समय तक से ये व्यर्थ है, भूमि रहित है, कृषि रहित है ये, और इसे हम कहते हैं कृषि योग्य तो थी वो, लेकिन अब क्या है वो व्यर्थ है। लेकिन अब क्या, क्योंकि ये 5 साल हो गए हैं इसको या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें अगर
बहुत सारे सुधार किए जाएंगे, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ लगाए जाएंगे, मशीनीकरण किया जाएगा, तब इसको कृषि योग्य दोबारा बनाया जा सकता है। अभी उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उसे 5 साल हो गए वो व्यर्थ पड़ी है, उसमें कृषि नहीं की जा रही। एक और होता है वर्तमान प्रतिभूमि, वो वाली भूमि जिसपे 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रखा गया हो, उसे वर्तमान, पहले वाले में हमने 5 वर्ष बोला है, अब ये है 1 वर्ष, इसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है पुरातन प्रतिभूमि। ये भूमि वो है जो 1 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम समय तक खाली रखी गई हो, जिस पे कृषि ना की गई हो, उसे हम बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। ये हमारे जो अभी मैंने आपको बताया है, ये भूमि उपयोग के वर्गीकरण हैं। जो भूमि का उपयोग हम करते हैं, भारत के अंदर किया जाता है, वो भू राजस्व विभाग के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग कार्य में ये भूमि को यूज़ किया जाता है। आजकल जो भूमि का उपयोग है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। भू राजस्व विभाग ने तो वनों के अधीन और अलग अलग कृषि के अधीन ये भूमि बता रखी है, लेकिन आजकल धीरे धीरे भूमि का उपयोग बदलता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है उसमें। क्यों आता जा रहा है? क्योंकि लोगों का ध्यान जो है ज़्यादातर उद्योगों में और परिवहन और अलग अलग तरह की सेवाओं में, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग, ऐसी अलग अलग प्रकार की सेवाओं में ज़्यादा ध्यान जाने लगा है लोगों का। जो ज़्यादा लोग ये वाले क्रियाकलाप करने लगे, इसलिए जो भूमि का उपयोग था जहाँ सिर्फ कृषि में किया जाता था, अब धीरे धीरे वहाँ पर कम होकर दूसरी जगहों पर ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमि उपयोग के परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये हमारा यहाँ तक ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है।